हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने 25 प्रश्न पढ़ लिए थे वो स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं 26 से पढ़ेंगे वो स्टूडेंट। और 26 से हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था, ये प्रश्न हमारे सामने है और स्टूडेंट इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे, इसका हम आंसर जानेंगे, क्या आंसर इसका हो सकता है। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। और स्टूडेंट ऐसे ही रेलवे के लिए मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अगर आपने एएलपी या कांस्टेबल या एसआई का, आरपीएफ का कोई सा भी एग्जाम आपने भरा है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखें और एक भी प्रश्न स्किप नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट या स्पेशल आरपीएफ के लिए ही वीडियो चलाई जा रही हैं आपके यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप एक एक प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि 26वां प्रश्न है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। अच्छा प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर जो होने वाला 1916, 1928, 1932 या 1948, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में जीता था। भारत ने वर्ष 1928 के एम्बर्डम ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। स्वतंत्र भारत ने वर्ष 1948 के लंदन ओलंपिक में हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, ये ध्यान रखना। तो 1928 में जीता था एम्बर्डम ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक। और स्वतंत्र भारत ने 1948 में जीता था लंदन ओलंपिक में हॉकी का खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक, ध्यान रखना। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, मणिपुर में है या केरल में है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो लोनार झील जो है वो आप सभी लोग जानते हैं कि ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित एक खारे पानी की झील कहलाती है। ठीक है, इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी टकराने के कारण हुआ था। उल्का पिंड पृथ्वी टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ था। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? केरल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, गुजरात है? तो भारत के सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, ये पूछा है। केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा गुजरात है, ध्यान रखना स्टूडेंट। तो भारत के सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो कितना अच्छा प्रश्न है ऑप्शन कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह बताया गया या प्रावधान किया गया कि प्रत्येक भारतीय राज्य का एक राज्यपाल होगा। कितना अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे और बता ही देंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होने वाला है वो है अनुच्छेद 153 में बताया गया था। अनुच्छेद 153 में यह बताया गया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है क्वेश्चन, अनुच्छेद 153 में ये बात बताई गई थी। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? तो किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा भारत के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान? 86वां संविधान संशोधन, 85वां, 87वां, 88वां? तो क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? तो उसका नाम था 86वां संविधान संशोधन 1900। ठीक है, ध्यान रखना है। कब हुआ था क्वेश्चन ये बताइए मुझे एक बार। तो बताता हूँ 2002 में हुआ था। आप लोगों को इससे पहले बता दिया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की व्यवस्था की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मुफ्त और शिक्षा, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई थी। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान संबंधी प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मैंने यहाँ प्रोवाइड कराई। क्वेश्चन आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी? फातिमा अल फीरी, गैफर सुल्तान, रजिया बेगम या शजारत अल-डर? तो बताएंगे दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर तो क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिया बेगम। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है रजिया बेगम। रजिया बेगम 1230-36 से 1240 ईस्वी में
कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बेकिंग सोडा का खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है या सोडियम नाइट्रेट है? तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। तो बताएंगे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो अच्छा प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बस सुनते रहें स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना है, बाकी आप सभी प्रश्नों के आंसर हम आपको बता रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द सुनते रहें। ठीक है, पूरी जानकारी बता रहा हूँ। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम धोने सोडा का रासायनिक क्लोराइड सोडियम क्लोराइड NaCl और नमक का और सोडियम नाइट्रेट NO3 चिली सोडा का रासायनिक नाम है। ठीक है, ध्यान रखना। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धावन सोडा का या सोडियम क्लोराइड का NaCl, नमक और सोडियम नाइट्रेट का NO3 चिली सोडा का रासायनिक नाम है। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण। कोलार एवं हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 33 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कोलार एवं हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होने वाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा स्टूडेंट। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी RPF की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इन प्रश्नों को लगाएं अच्छे से। कोलार एवं हट्टी नामक सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है। पन्ना हीरे के लिए खान मध्य प्रदेश में स्थित है। कोलार एवं हट्टी जो है वो सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। और पन्ना हीरे की जो खान है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये पूछा है। MG रनाडे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी हैं या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु सभी बच्चे जानते हैं, जल्दी कमेंट कर देंगे, बता देंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले हैं और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे MG रनाडे। ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे MG रनाडे। ठीक है, और जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में? तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 35 पर हम आ गए हैं। तो ये हुआ था और स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं, जो बताएं जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 35 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में। तो ध्यान रखना, चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर और मदर टेरेसा या आत्मा सेन? तो बताएंगे सही आंसर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं, CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या आत्मर्य सेन? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट जरूर सुना करें स्टूडेंट ध्यान से। इन्हें वर्ष 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। कौन सी पुस्तक थी? गीतांजलि। कब? 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त दिया गया था। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, विस्थापन का नियम, संवेग का नियम, जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से और जानते हैं? अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, जरूर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, जड़त्व का नियम। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों गठन के निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, 36, 40 या 51? तो ये तो आप सही आंसर जानते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों गठन का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 है, जो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है संविधान। ठीक है, भारत संविधान में। तो नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस राज्य में, ये कौन सा प्रदेश में होता है? तो भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन है किस राज्य, कौन सा प्रदेश में होता है? कर्नाटक है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है?
तो इसका सही आंसर मुझे बताएं क्या हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पर हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है, केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। सेब में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सोरी, सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो सेब में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सोच लें इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? मैलिक अम्ल हो जाएगा कि सेब में से निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त सभी में। तो बताएंगे कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 41 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर हो जाएगा गोलमेज, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी ने राष्ट्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था, परंतु ये सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। ठीक है, ध्यान रखना है किसके कारण? परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों की डेट आपके सामने आ गई। पहला जो दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931, पहला 12 नवंबर 1930, तीसरा 17 नवंबर 1932। अगर आपसे कोई पूछता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो बता देना कि पहला जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ, दूसरा 7 सितंबर 1931 को हुआ और तीसरा 17 नवंबर 1932 को हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्डो थे। कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्डो थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, सरदार के.एम. पनिकर या H.N. कुंजर या M.C. महाजन। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है फजल अली, ऑप्शन नंबर ए इसका ही आंसर होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में गठित किया गया। कब? 1953 ईस्वी में गठित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो पास हुआ था वो कब हुआ था? 1956 ईस्वी में पास किया था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। तो महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन या परमेश्वर वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन प्रथम। तो बताएंगे महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 43 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा हुआ था। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नरसिंह वर्मन। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। रथ मंदिरों को द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युष्ट रथ प्रसिद्ध थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि भिलाई स्ट्रीट प्लांट कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है। तो भिलाई स्ट्रीट प्लांट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बताएंगे कि भिलाई स्ट्रीट प्लांट कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। भिलाई स्ट्रीट प्लांट कहाँ स्थित है? जो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई स्टील प्लांट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इस प्लांट की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में की गई थी। सोवियत संघ की सहायता से 1955 में की गई थी। जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लोहाइश के लिए, माइका के भंडार के लिए, स्वर्ण के भंडार के लिए, यूरेनियम के भंडार के लिए। तो जादूगोड़ा के खाने किस लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन 45 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यूरेनियम के भंडार के लिए है, भंडारों के लिए है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना, जादूगोड़ा की खाने यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जादूगोड़ा की खाने झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो अरावली की पहाड़ी किस राज्य में है? राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए हैं कि अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है अरावली की पहाड़ियाँ और राजस्थान राज्य में स्थित है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। अरावली के पश्चिम ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से माही और लूनी नदी, ठीक है, पश्चिमी ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण से गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। नोट, बैसी नदी जो समुद्र में न जाकर जमीन में ही लुप्त हो जाती है, द रिवर ऑफ इम्प्लिमन कहलाती है। इपहेमिरल कहलाती है, ठीक है, जो कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। मुंबई के द्वीप पर बसा हुआ है। आइंट्रोड, सैंडल, साल्ट, ये लक्षद्वीप। तो मुंबई के द्वीप पर बसा हुआ है। 47 प्रश्न पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर है सालसेट। ऑप्शन नंबर सी सालसेट पर बसा हुआ है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन 48 पर आ गए हैं। तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, तो इसका सही आंसर जो है काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर वी सही आंसर है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा प्रश्न है, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। ऑप्शन एक बार कमेंट में ये बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, बताएं एक बार जरूर, कमेंट करते रहें। ऑप्शन बताते रहें मुझे कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, जरूर बताएं कमेंट में। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? नेल्सन मंडेला, सरदार खान, अब्दुल गफ्फार खान, बराक ओबामा या मलाल यूसुफजई। तो भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 49 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न 1987 में दिया गया था। ये पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी, सीमांत गांधी या गांधी के नाम से भी जाना जाता, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है, ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होने वाला है कि ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। तो ये थे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार केरल में मनाया जाता है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु और बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है, ठीक है क्वेश्चन। तो ये थे हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना क्वेश्चन प्लीज़। तो आप लोगों को ये सभी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, इसी बार सिलेक्शन हो, ठीक है। आप लोग सभी वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने आज ही मेरे चैनल पर विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना क्वेश्चन, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर जहाँ से फ़ायदा वहाँ से पढ़ना जरूरी है। कम समय में अच्छे प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। आज की वीडियो के लिए यहीं पर हम समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, ठीक है।